प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले पंजाब में हमजा शहबाज का तख्त हिचकोले खाने लगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब का इंदिया दे दिया। चौधरी शुजात का परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। चक्री के चौधरी की भी अहमियत बढ़ गई। पंजाब में कौन सी पार्टी नंबर्स गेम में किस पोजीशन पर है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को गर्मी में ख्वार कर दिया। बिजली की लोड शेडिंग से सताए अवाम पर लाठियां बरसा दी गईं। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। इसके अलावा बात करेंगे डॉलर कमाने की लालच। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर हुकूमत को शीशे में उतारने की तैयारी पकड़ ली। चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत मांग ली। शुगर माफिया चीनी पहले एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट करके कैसे डॉलर कमाता है, बारीक वारदात की कहानी बयान करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे एतजाज़ एहसन साहब। इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन और जब कानूनी मामलों की बात आती है और जब सियासत के उतार चढ़ाव की बात आती है तो इनसे बेहतर इसके ऊपर जो है वो ओपिनियन और किसी की नहीं हो सकती। आमिर साहब, एतजाज़ एहसन साहब अभी थोड़ी देर में हमारे साथ लाइन पे होंगे। हम पंजाब से अगर स्टार्ट करें और इसी को अगर हम देखें कि ये नंबर गेम की सिचुएशन बड़ी एतजाज़ साहब से उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। सूरत हाल ये है कि अदालतों ने जब फुर्तियाँ दिखानी होती हैं तो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि रातों रात अदालतें खुली और फैसले करवाए गए, मगर जब उन्होंने फुर्तियाँ नहीं दिखानी होती तो वो हाईवे के ऊपर ना एक स्नेल पेस जिसे कहते हैं ना, मोटरसाइकिल पे एक बहुत ही स्लो पेस के साथ चल रहे हैं। पंजाब में एक आईनी बहरान चल रहा है और कई हफ्तों से, और बल्कि आप कह सकते हैं महीनों से चल रहा है, और वो मल्टीपल बहरान है और वो आईनी बहरान है। आईनी बहरान ये है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, जब वहाँ सक्सेशन की लड़ाई हो रही थी कि बुज़दार साहब के बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उसके रिलेटेड मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि मुनरफ अफराद जो हैं वो एक तो वो डिस्क्वालीफाई उनको करार दे दिया, प्लस ये कह दिया कि उनके वोट जो है ना वो काउंट नहीं होगा। अब उसका इतलाक पंजाब की हुकूमत पे होने से हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गिर भी सकती है, बच भी सकती है। और वहाँ एक ये काफ़ी दिनों से, हफ्तों से ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था, नहीं आया, और अब जो है ना बिल्कुल उस पर आ रहा है। दूसरा एक वहाँ पे इशू जो आईनी बहरान था, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन टोटली उसमें बायस अपनी दिखाई और अदालत ने इस बात को करेक्ट किया कि जो 5 अफराद, जो 25 लोग जिन्होंने मुनर्रफ अफराद थे पीटीआई के, उसमें से 5 वो थे जो कि कोटे की सीटों पे आई है। एक तो अखलाकी तौर पे कोटे वाली खवातीन या कोटे वाली सीटों वाले, उनके ऊपर पार्टियों का एहसान होता है, उनका नहीं बनता कि वो अपने वोट एलिजिडली बेचते फिरें और वो पार्टियां बदलते फिरें। बहरहाल वो एक ओपन एंड शट केस था, उसकी मिसालें मौजूद थी कि वो इलेक्शन कमीशन को उनकी जगह पे जो बाकी लिस्ट में होते हैं जब वो डिस्क्वालीफाई हुए तो उनका नाम देना चाहिए था, मगर इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं दिया, अदालत को फाइनली देना पड़ गया। अब वो दोबारा अदालत के पास ये आए भी इशू कि अगर अदालत ये कह देती है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे वोट लेने की दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि पिछला जो उनका अगर वो ये करार देते हैं कि वो 25 अफराद निकल जाते हैं और वो उनका वोट काउंट नहीं होगा तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती। अब ये देखना है कि अदालत क्या ये कहती है कि वो दोबारा वोट लें या दोबारा बुज़दार साहब को बहाल करते हैं या क्या सूरत हाल होती है। और उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो 5 लोग कोटा के अब अदालत के थ्रू जो है वो नए लोग आ गए हैं, क्या वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे, ये एक दूसरा बहरान है। तीसरा एक बहरान है जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ इस तरीके से, और पार्लिमानी हिस्ट्री में भी इस तरह की बड़ी कमी मिसाल मिलती है कि वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ने अपने स्पीकर के वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, उन्होंने बजट सेशन नहीं होने दिया, जिसका उन्होंने हालिया निकाला कि गवर्नर साहब ने अपना एक ऑर्डिनेंस पास करके एक इकबाल बिल्डिंग है, उसके इकबाल हॉल के अंदर जो है ना वो एक समझ लें एक होटल में या बाज़ार में या बाहर जो है ना उन्होंने बजट सेशन पास भी का इजलास भी बुला लिया और गालबन पास भी करने जा रहे हैं। तो उसका क्या आईनी वैल्यू है, क्या उसको करना चाहिए कि 2 इस वक्त असम्बलियाँ चल रही हैं, तो इसका बहुत पहले ही मेरा ख्याल है 1 दिन के अंदर अदालत को नोटिस लेके कर दिया। बहरहाल ये लेट हो गई। अब ये है कि इसका दारोमदार, क्योंकि ये कल आज अदालत करने जा रही थी, फिर एक 24 घंटे का टाइम दिया कल के लिए, कल ये फैसला आना है।
और जो भी फैसला आएगा उसका पंजाब की पॉलिटिक्स पे बहुत उसका असर पड़ेगा कि अगर वहाँ से लेट्स से कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की सीट हिल जाती है, जिस बात का इम्कान हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स गेम है उसमें 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। दोनों ने अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो अगर उनकी पार्टियों से पूछा जाए तो दोनों बड़े कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास हैं, मगर 1 या 2 सीटों का फ़र्क पड़ेगा। पीटीआई वाले समझ रहे हैं कि इनके पास 2 सीटें, अब ये 5 अगर शामिल हो जाएं तो ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये अदालत का देखना है कि वो वहाँ क्या ऐलान करती है, फिर इन 5 को अलाउ करती है कि इनका काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज की बहस में अदालत ने ये एक ऑब्जर्वेशन आई वहाँ से कि अगर उस ग़ालिबन 16 या 14 अप्रैल की पोजीशन पे बहाल की जाती है असेंबली, तो उसमें तो ये 5 वोट नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से डिसकंटिन्यू हुआ, आप बात जारी रखिएगा। जी, पंजाब का वहाँ पे अदालत का कल एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिससे कि पंजाब की सियासत डिटरमिन होगी। इस बात का इम्कान हो सकता है कि उस फैसले की रोशनी में अगर अदालत ये कहती है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि शायद उनकी गवर्नमेंट हिल जाए। अगर उनकी गवर्नमेंट हिल जाए तो फिर इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को भी एक दरार पड़ जाती है बहुत बड़ी, और ये सारा जो इस वक्त मौजूदा स्ट्रक्चर है उसका वो हिलने का इम्कान पैदा हो सकता है। वरना सारी नज़रें तो इस वक्त ये लगी हुई थी कि जुलाई के अंदर जो है बाई इलेक्शन होंगे तो शायद उससे फ़ैसला होगा पंजाब के तख्त का। मगर अगर ये कल का फैसला आ जाता है, अभी देखना है कि अदालत क्या देती है कि ये फौरी तौर पे वो कहते हैं इलेक्शन करवाएं, या ये कहते भी हैं कि इलेक्शन दोबारा हमजा शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, और फिर कितने दिन देते हैं, हफ्ता देते हैं, या फिर पार्टीज़ कितना टाइम लेती हैं, तो काफ़ी सारे वहाँ पे फैसले होने हैं। साथ में उधर एक लड़ाई, एक तो पीटीआई और पीडीएम की लड़ाई चल रही है चीफ मिनिस्टर तख्त लाहौर के लिए। एक लड़ाई जो विद इन पीडीएम भी ना कहें आप, एक पीएमएल-क्यू के अंदर चल रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर वहाँ, क्योंकि एक वोट की लड़ाई हो रही है और वहाँ पे पीएमएल-क्यू के 10 वोट हैं, और 10 वोट जो है ना उन्होंने डिटरमिन करना है कि वो उसकी वजह से फैसला हो सकता है वन वे और अनदर। हमजा शहबाज शरीफ साहब जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं उन 10 वोटों की तरफ से। और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि क्योंकि वर्चुअली एक डिवीजन तो आ गई है, एक परवेज़ लाई ग्रुप बन चुका हुआ है। सब साथ है हमारे। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा टेक्निकल की वजह से आपका लाइन कट गई थी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि क्लास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं कि पंजाब के बहरान का कि इतने अदालतों को इतनी देर लगानी नहीं चाहिए थी। बहरहाल अब कल फैसला आने वाला है, और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि 2 असम्बलियाँ चल रही हैं, एक ईवान के अंदर चल रही है, एक बजट बाहर पास हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था कि मुनर्रफ अफराद का वोट एक तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया प्लस काउंट नहीं होगा। आज ऑब्जर्वेशन ये अदालत की चल रही थी कि इस चीज़ को वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 वोट जो कि कोटे के उनके बहाल हुए हैं, नए लोग आ गए हैं, वो काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो पंजाब के इस आईनी बहरान का एक तो ये कितनी देर अदालत को मेरे ख्याल में लगानी नहीं चाहिए थी कि हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक उसका फैसला नहीं आया। आप कैसे देखते हैं इसको? जहाँ तक तो उन 20 वोटों का ताल्लुक है जो कि कास्ट हुए और जनरल सीटों पे थे, उनका तो मतलब वाज़ेह था मेरा ख्याल है फैसला तशरीह कर दिया आर्टिकल 63A की सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसका पाबंदी होगा। क्या इनका फैसला होगा ये कहा नहीं जा सकता, पर मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि 63A सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी अगर तशरीह की जाए तो वो यूं कहता है, 2 चीजें बुनियादी तौर पे वो कहता है वो फैसला। एक कि ये वोट पार्टी का है, और ये अनोखी बात नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट पार्टी का हो और इंडिविजुअल का ना हो। ये आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के अपने केस में
1993 में जब उसकी असेंबली तहलील हुई थी 1993 में 17 अप्रैल को, तो उन्होंने रिट की थी सीधी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये इतराज उठाया गया उनकी रिट पे कि एक शख्स का ये फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता है कि वो कहे कि जी मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इस तरह तो हर पाकिस्तानी कहता कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल में ये राइट इंडिविजुअल का नहीं है, ये पार्टी का है। अगर पार्टी की मेजॉरिटी है तो उस पार्टी की राइट है कि उसका प्राइम मिनिस्टर हो। तो पार्टी का राइट होना, पार्टी का बुनियादी हक होना और इंडिविजुअल का ना होना, ये पहले से कानून में खुद मियां नवाज शरीफ के अपने फैसले में आ चुका है। दूसरी बात है कि क्या ये अगर डिस्क्वालिफिकेशन की है, उसने इनकार की है मेंबर ने, तो क्या ये मौसर बमाजी है या फिर उस दिन से डिस्क्वालिफाइड होंगे, वोट डाल देने के बाद ये डिस्क्वालिफाई होंगे, और वोट की क्या हैसियत होगी, हकीकत होगी। तो इस पे बहुत सारे फैसले, सैकड़ों फैसले हैं आला अदालतों के, कि जहां किसी कानून की तशरीह करता हो कोई फैसला, कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मौसर बमाजी होगी, रेट्रोस्पेक्टिव होगी, और अप्रैल की उस तारीख से होगी जिस तारीख अप्रैल 2010 जिस तारीख से ये 63A इस शक्ल में आया है। तीसरी बात जो उसमें इन्होंने फैसले में कह दी तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि ये जो मेंबर है वो आज़ाद है हर किस्म के वोट में, हर किस्म FIA के कानून में तरमीम हो, राब्ता फौजदारी में, राब्ता दीवानी में तरमीम हो, वो डाल सक कंपनी एक्ट में तरमीम हो, वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाल सकता है और उसकी सीट नहीं जाती, वो फ्री है। हाँ, उसका पार्टी लीडर जरूर नाराज हो जाएगा उससे, पर उसको किसी कानून की जद में नहीं आएगा। 4 सेंसिटिव मामलात ऐसे हैं जहां ये इजाजत नहीं दी गई मेंबर को और पार्टी फैसला है। वो पहला है आईनी तरमीम, दूसरा है बजट या फाइनेंस बिल, तीसरा है कोई भी मनी बिल, तीसरा है वजीर आजम के पर और वजीर आला पे एतमाद का वोट, और चौथा वजीर आजम या वजीर आला का अदम एतमाद का वोट। ये 4 वोट ऐसे जिन पे इख्तियार मेंबर को नहीं है, बाकी सैकड़ों कवानीन को वो तब्दील करके पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है, लेकिन इन 4 में चूंकि वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये वोट ही पार्टी का है, ये इंडिविजुअल का वोट ही नहीं। तो इंडिविजुअल डाले या ना डाले, जाके डाल देगा पार्टी की मंशा के खिलाफ तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा, पर वो वोट काउंट नहीं होगा। पार्टी के फैसले के खिलाफ जो वोट डाला वो काउंट नहीं होगा। तो अगर ये मौसर बमाजी भी है तो हमजा मेरा ख्याल है अपनी अक्सरियत खो बैठते हैं, और वो उनके पास क्योंकि 189 नहीं रहते, बाकी इन सबको निकाल के तो फिर वो वजीर आला इलेक्ट हुए ही नहीं थे। पहले दिन से भी ही विल बी नॉट कंसिडर्ड दी चीफ मिनिस्टर, और जितने अहकामात उन्होंने दिए, जितने तबादले तकदरियां की हैं, वो सब कलअदम होंगी और उनको इंडोर्स करना पड़ेगा फिर से हुकूमत को, जो कर सकती है, कोई बात नहीं है, पर वो कर सकती है हुकूमत। हुकूमत किसकी बनेगी, अब इस पे मेरा ख्याल है वापस जाना पड़ेगा बुज़दार की तरफ। बुज़दार का इस्तीफा जब तक मैंने देखा है वॉज अ टाइप रिटन इस्तीफा। टाइप रिटन इस्तीफा नहीं हो सकता इन बड़े हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसी से भी, वरना कोई टाइप करे और कुकी मार दे और सदर को बता दें कि जी सदर ने इस्तीफा दे दिया है अली साहब ने। तो ये सारा इन हिज ओन हैंड राइटिंग होना चाहिए, फ्रॉम टू माय डियर गवर्नर साहब या टू दी गवर्नर के बुज़दार के दस्तखत, क्योंकि वो नहीं है
इस्तीफा, इसलिए वो जोन हैंड राइटिंग नहीं है, इसलिए बुजदार आज भी वजीर आला है, और अगर किसी वजह से उसके इस्तीफे वो देता है तो उसको आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर कह सकता है, सिर्फ उसको कह सकता है कि तुम कंटिन्यू करो जब तक केयर टेकर अपॉइंट नहीं हो जाते। एतजाज साहब, आपने बड़ा तफसील से, बड़ा कम्प्रिहेंसिवली, बल्कि हमें कुछ सवालात जहन में थे, आपने उनका पहले ही से उनको एड्रेस किया है। इट शोज़ योर कैलिबर इंटेलिजेंस, आई मस्ट है। एक दो चीज़ों में मुझे थोड़ी सी आपसे गाइडेंस चाहिए थी। अगर लॉ में ये उसमें दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि जो मुनरफ या अरकान को ये होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा, अगरचे बहस बड़ी पुरानी थी, हम पिछली देख चुके हैं, लेकिन कल क्योंकि वहाँ पंजाब में ये दोबारा वहाँ पे अगेन मसला आ रहा है, लिहाजा आपसे पूछ लेते हैं। अगर वहाँ पे मेंबर है कोई, अगर वो तहरीक अदम एतमाद में अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट नहीं डाल सकता, तो ये कानून बनाया ही क्यों गया था? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मेजॉरिटी मौजूद है, 172 लोग हैं वो उसके पास मौजूद हैं, अगर उन 72 में से एक भी करेगा तो वो जाएगा। तो ये कानून रखा ही क्यों गया था? जिन्होंने कानून बनाया था उनके जहन में क्या बात थी कि आपने रख भी दी कि तरीके अदम एतमाद हो भी सकती है, लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते आप, क्योंकि ये पार्लियामेंट का बहुत बड़े अरसे, कई मतलब डेकेड्स तक, मोर देन 5 डेकेड्स तक आप इसके मेंबर रहे। एक तो ये बताइएगा कि उनके जहन में ये क्या बात थी कि अगर आपने वोट नहीं डालना तो फिर ये चीज़ ना रखें। और दूसरा, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी को रोकना चाहिए कि जनाब आप वोट नहीं कास्ट कर सकते? कल पार्लियामेंट भी कह सकती है इनको जजेस को कि भाई साहब आप अपनी जजमेंट पे फलां जजेस जो हैं वो वोट अपना काउंट नहीं कर सकते, जजमेंट में शुमार नहीं हो सकते। तो और तीसरा सर, मैं चाहता हूँ सबका आप एक साथ जवाब दें, हम आपको ज़्यादा इंटरप्ट ना करें। ये जो मेंबरान आए थे, ये मोस्ट ऑफ द मेंबर जिन पे ये क्लास उन्होंने अप्लाई की है, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये इंडिपेंडेंट थे। इनको जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ाकर लाया था मोस्टली। वो तो ये समझते हैं कि हम वोट लाए थे अपना और हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी के टिकट पे तो हम इलेक्शन नहीं लड़े थे, हमने तो इनको ज्वाइन किया था पार्टी को, इमरान खान को किया हो या पीटीआई को। सो वोट तो वो लाए थे ना इमरान खान साहब के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए या जरदारी के लिए, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा सर मेरी। राउत, पहली बात तो आपका जो आखिरी सवाल है उसको पहले ले लेता हूँ। वो बड़ा सिंपल है, वो कानून ही इस तरह कहता है कि इंडिपेंडेंट को ऑप्शन होगी इतने अरसे में वो ज्वाइन कर ले। अगर कोई पार्टी, अगर वो दानिस्ता तौर पे पार्टी ज्वाइन करता है और उसके ज्वाइन करने के फायदे भी उठाता है कि अक्सरियती जमात में है, उसको प्रिविलेजेस भी मिलेंगे अक्सरियती जमात के। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो सकता है, वो किसी कमेटी का चेयरमैन हो सकता है, उसको फायदे तो पहुंचे चाहे वजीर या काबीना में ना आए, तो उसने वो फायदे लेने के लिए ज्वाइन कर दिया कॉन्शियसली। अब उससे वही का इतलाक होगा कानून का, अब वो उसी डिसिप्लिन के पाबंद होगा। ये नहीं हो सकता वो पार्टी में भी रहे और डिसिप्लिन का पाबंद भी ना हो। दूसरी चीज, मैं पहले सवाल पे आता हूँ कि वो असल में रऊफ ये बात ये है कि ये दो इंतहाओं के दरमियान अदालतों ने और मुकन्नना ने, लेजिस्लेचर ने रास्ता निकाला। दो इंतहा क्या थी? एक इंतहा थी कि 1963 से पहले पार्टियां ही कोई नहीं थी, अयूब खान ने सब डिजॉल्व कर दी मार्शल लॉ के तहत। 63 के कानून के तहत पार्टियां बनाई गई और उन पार्टियों को में आजाद थे लोग कि इधर से वोट डाल दें उधर डाल दें, और बहुत हॉर्स ट्रेडिंग का इम्कान था, और हर लॉ पे, हर बड़े लॉ पे हॉर्स ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती। फिर इन्होंने ये बनाया कानून कि पार्टी मुकद्दस है और पार्टी है जो टोटल फैसला करेगा। ये 8th अमेंडमेंट में आया 1985 में। जब ये आया तो इससे देखा गया कि ये पार्टी हेड की फिरौनियत बना देता है, जिसके खिलाफ हम लोग, जब हम पार्लियामेंट में आए, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, हम लोग कहते रहे कि ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी के ये खिलाफ है। फिर आखिर में कॉम्प्रोमाइज ये बनाया गया, ये जो कि 18th अमेंडमेंट में अब 63A की शक्ल में है कि पार्टी हेड को भी कुछ ऐसे कवानीन है जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, और वो है ये आइन में तरमीम, उसके बाद फिस्कल लॉ या बजट, तीसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इन पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा MNA फ्री है, MPA फ्री है,
जितने चाहे जिस कदर चाहे वोट खिलाफ दे अपनी पार्टी के, दुआए अपने लीडर को नाराज करने के, और कुछ नहीं उस पर हो सकता। लेकिन ये जब ये मिडिल ग्राउंड ढूंढा गया और बड़े तजर्बे के बाद मिला है, और मैं समझता हूँ इसमें एक रैशनल है कि जब तो आईनी तरमीम पे ही अगर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए और एक माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश हो जाए, तो फिर सौदेबाजियां भी होंगी और बहुत सारा कुछ हो। और मेरा ख्याल है ये दोनों बातें मेरा ख्याल है आपके तीसरे सवाल को भी कवर करती हैं, पर अगर कुछ तशनगी रह गई है तो नहीं तो सर मैं लास्टली इसमें मतलब इसी से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ कि फिर उसमें रखते ना, उसमें फिर तरीके एतमाद का ऑप्शन ही ना रखें कि जब आप कह रहे हैं कि वोट ही नहीं डाल सकते, तो आई एम जस्ट मतलब ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल जिन्होंने उस वक्त लॉ बनाया था कि भाई आप अदम एतमाद ला भी सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते। मतलब ये तो थोड़ी सी मॉकरी ऑफ लॉ, जस्टिस, इवन डेमोक्रेसी हो सकती है। दूसरी बात आपने खुद बड़ी अच्छी की, हमने देखा नवाज शरीफ साहब को डिक्टेटर बनते देखा है, आपने देखा है बड़ा करीब से, और मतलब इमरान खान साहब को हमने देखा है, इससे पहले जितने भी रहे मुशर्रफ साहब के दौर में, जब वजीर आजम इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको पता है कि मेरे खिलाफ कोई वोट नहीं हो सकता। ये चार तो चीजें जो आपने बताई हैं, बाकी मैंने वो तकरीरें करते रहे, हु केयर्स, असल चीजें तो यही थी जहाँ पे वो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल कर सकते हैं। दो बातें इसमें अर्ज करूंगा। एक तो ये है कि वोट तो डलने ही डलने हैं ना, वोट तो काउंट होने हैं, 2/3 मेजॉरिटी। नहीं, अदालत ने जो कह दिया सर, आई एम सॉरी आपकी बात करो, अदालत ने जो कह दिया कि उनका वोट ही काउंट ना करें, अब अदालत ने रोक दिया कि इनके वोट ही काउंट नहीं होने। नहीं, वो वोट नहीं काउंट होने के बराबर हुए, पर वोट जाके बाकियों ने तो डालने हैं ना, 2/3 मेजॉरिटी तो बनानी है ना, चाहे मुनहरफ अराकीन वोट डालें या ना डालें। वो अब मुझे कितना पता लगेगा कि ये मुनहरफ हो रहा है जब तक वो वोट डाल के नहीं आएगा। जब डाल के आएगा, मुनहरफ हो गया, तो पार्टी के खिलाफ नहीं काउंट होगा। वरना अगर वो जाए ना या वोट ना डाले तो ये पता ही नहीं लगेगा कि ये पार्टी का वोट पड़ा है। एज एमएनए के तौर पर सर, आप एमएनए रहे हैं, आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, क्या अदालत को सर, छोटा सा सवाल है, क्या अदालत को ये पावर है कि वो किसी एमएनए को रोके कि वोट? बात सुन लो ना, बात जरा सुन लो। अब जब वजीर आजम ने 172 पूरे करने होते हैं, तो वोट तो उससे खड़े करके और जाके अंदर अपनी लॉबी में जाके वोट तो डालना है, तब 172 काउंट होंगे। दूसरी तरफ चाहे 33 हो आए में बैठे हुए, तो वो वोट तो पड़ना ही है। ये तो इसका ज्यादा है। दूसरी बात आपने की कि एक और आपने बात, मैंने कोर्ट का कहा कि मतलब क्या कोर्ट को ये होना चाहिए कि वो कोई उस पार्लियामेंट में कहे कि फलां वोट डालेगा, वो नहीं डालेगा, इसका काउंट होगा नहीं होगा? क्या ये जो ऑर्डर आया था आप उसको एज ए उसके लीगल एक उसके माइंड के, आप सेनेटर भी रहे हैं, आप एमएनए रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, आपको रोक दिया जाए जनाब कि आप तो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आपके बारे में ये रिपोर्ट्स आ रही है, आपने डाला है तो वोट काउंट ही ना करो? आप इसको ठीक समझते हैं सर? पार्लियामेंट की जो हम बात करते हैं सर, ना वोट डालने का भी ऑप्शन है, ना वोट ना डालने का भी ऑप्शन है उस मेंबर के पास, पर वो, लेकिन फिर भी वो भी मुनहरफ समझेगा जो वोट नहीं डालेगा पार्टी में मैंडेट के खिलाफ। पर इसमें एक चीज जो है ना, बात ये है कि जब तक वोट पड़ेंगे नहीं, जब तक वोट डाले नहीं जाएंगे, तब तक जो आईन कहता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो उसने 228 के कितने चाहिए, या आइन कहता है सादा अक्सरियत होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। चौधरी साहब, मेरा ख्याल है अदालत को ना, सुप्रीम कोर्ट को शायद इसकी तशरीह दोबारा करनी पड़ जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समझ आती है कि हॉर्स ट्रेडिंग बाहर के मुल्कों में क्योंकि वोट अगेंस्ट डालते हैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता कि लोगों ने पैसे खाए हैं या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो ठीक है। हमारे यहाँ ये क्योंकि रवायत ये मौजूद है कि इस तरह के काम होते हैं, तो समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हार्शली इसको रोकने की कोशिश की है। मगर तशरीह इस बात की शायद ज़रूरत नहीं होगी कि ये आइंदा वोट आपने डाल दिया, उसके बाद जो उसको वोट ना काउंट होने वाला सिलसिला है कि पार्टी हेड जो है वो एक कंप्लेंट आपको देगा, वो बाद में काम होना है, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर प्रोसेस पूरा होगा, अदालत में भी जा सकता है।
तो जब भी ये काम हुआ करेगा तो वो हफ्ते महीने रहा करेंगे। इस दौरान में एक हुकूमत लेट से अगर गिरनी थी वो चलती रहती है, फिर वो अदालत के ज़रिए ख़त्म होगी। तो ये इसके अबाम मुझे नज़र आते हैं। हुकूमत गिरनी या नहीं गिरनी की बात तो बाद में आती है ना। मेंबर ये रहता है वोट डालने के, पार्टी के खिलाफ वोट डालने के बावजूद ये मेंबर रहता है। अगर इसको अपना प्रेसिडेंट, इस पार्टी का हेड इसकी रेफरेंस ना करे टू दी इलेक्शन कमीशन, और फिर इलेक्शन कमीशन के फाइनल ट्रायल और फैसले के बाद वो अपनी मेंबरशिप से जाता है। इतना हार्श नहीं है ये लॉ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ये फैसला होते देर लग जाएगी, वक्ती तौर पे उसके वोट की वजह से गवर्नमेंट गिर जाती है या बच जाती है, तो उसकी जो मुनहरफ फर्द को सजा तो बाद में मिलेगी, वोट भी बाद में वो डिसलॉज होगा, मगर इस दौरान जो गैप है उसमें काफ़ी अभाम हो जाता है। नहीं, गवर्नमेंट कमजोर तो होगी यकीनन अगर 20-22 आदमी उसको छोड़ जाएंगे, और वो लेकिन हो सकता है कि वो 20-22 आदमी ये अदम एतमाद की तहरीक पे या आईनी तरमीम की तहरीक पे खिलाफ डाल के भी वो वापस डिसिप्लिन में आ जाए पार्टी के, वो महसूस करें कि हमारे खिलाफ अब चेयरमैन पार्टी का नाम रेफरेंस करे तो बेहतर होगा। हो सकते हैं वो वापस आ जाए और गवर्नमेंट इतनी भी स्टेबलाइज ना हो। पर गवर्नमेंट को स्टेबल रखना, देखें हमारे यहाँ एक बड़ी ये बहस चलती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए, क्यों कि सदर पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं करता और सदर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वरना ये ब्लैकमेल करते हैं। और हमारे यहाँ सदारती निज़ाम भी क्योंकि आता रहा है, लेकिन फौजियों के हवाले से आता रहा है और बड़ा सख्त होता रहा है, मार्शल लॉ होता रहा है, इसलिए उसके खिलाफ लोग बहुत हैं। लेकिन एक ओपिनियन बड़ी चलती है कि ये पार्लिमानी निज़ाम खत्म करना चाहिए। साहब, इसी में मैं थोड़ा सा आपसे इसमें गवर्नमेंट यरगमाल होती है आप मेंबरों की। आपकी सर हुकूमत से 63A है, ये एक मिडिल ग्राउंड है। अरे सर, आप खुद पार्लियामेंट में रहे हैं, कई वज़ीर आज़म आपने भी भुगते हैं, हमने भी देखे हैं। ये तो 6-6 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते, ये नवाज शरीफ साहब नहीं जाते थे, वो सेनेट एक दफ़ा गए 4 सालों में, वो कैबिनेट के इजलास नहीं बुलाते थे, इमरान खान साहब पार्लियामेंट नहीं आते। मैं मिसालें दे रहा हूँ, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, फैसले 3-4 लोग बैठ के करते हैं, किचन कैबिनेट करते हैं, कभी पार्लियामेंट में इश्यूज लेकर नहीं आते, कभी पार्लियामेंट में डिबेट्स नहीं करते, उठ के किसी से सलाम नहीं करते, 2 उंगलियों से हाथ मिलाने वाले हैं, आपको पता है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करते हैं, ये उसके बाद या रियासत वगैरह के उसके आगे मुख्तलिफ रिलीजियस से आगे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये बताएं, हुकूमत तो स्ट्रांग रहनी चाहिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म 6 महीने भी पार्लियामेंट आ जाए उसकी रहनी चाहिए हुकूमत, तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? कैसे आप किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को अकाउंटेबल करेंगे कि क्लास में डाल दिया जनाब कि अगर आपने यहाँ आदम एतमाद की तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे? तो वज़ीर आज़म को तो आपने बादशाह बना दिया, लीव अलोन सदारती निज़ाम तो छोटी सी चीज़ है हमारे सिस्टम में, तो वो बादशाह सलामत बन गया है। और जो कहते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब इमरान खान साहब को हमने देखा, वो भी पार्लियामेंट को जितना सीरियस लिया, आपके सामने नवाज शरीफ साहब तो 400 दिन मुल्क से बाहर रहे थे। तो जरा ये तो समझा दें, हुकूमत से मोहब्बत हम सब की अपनी जगह पे स्ट्रांग रहनी चाहिए, कोई पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, कोई लोगों का दबाव हो, कोई एमएनएस का कोई वोट है, कोई उनकी कोई से है, कोई उनको थोड़ा सा उसमें डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग मिलनी चाहिए। वो तो 2-4 लोग पूरी पार्लियामेंट पूरी हुकूमत चलाते हैं सर, तो जमहूरियत का कंसेप्ट तो वहीं खत्म हो रहा है। पार्लियामेंटी सिस्टम में होता यूं ही है, एक वोट की बर्तरी होती है हैरल्ड विल्सन को, और 5 साल पूरे गुजारता है, एक वोट की बर्तरी होती है। वो प्राइम मिनिस्टर पूरा 10 से प्राइम मिनिस्टर जो है इंग्लैंड में, वो बादशाह भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है और सदर भी है, वो सब कुछ है। हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स एक बहुत बड़ा खुला डिबेटिंग हाउस है, पर वोट करते वक्त वो अभी भी बोरिस जॉनसन को इतनी कोताहियों के बावजूद, और अंग्रेज बड़ा सेंसिटिव है, उन्होंने निकाला नहीं। 84 वोट उसके इजाफी आए, हम अभी भी बोरिस जॉनसन नहीं कम हुआ है सर, उसके वोट कम हुआ है मेरा ख्याल है। नहीं, वजीर आजम जो है ये बिल्कुल एक पावरफुल वजीर आजम होता है अगर होना चाहे तो,
और उस पे उसकी कानून उसकी इमदाद करता है, कन्वेंशन उसकी इमदाद करती है। इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी देखें ये कितना फिरौन है मोदी और कितना वाला है प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमें अवॉइड करने के लिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ना बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म बनाया है, और प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को अगर साथ रखता है, अपने पीछे रखता है और नहीं साहब, लास्टली मैं कहा शो शायद बंद होने वाला। लास्टली क्वेश्चन, आपने जो सदारती निज़ाम के हवाले से मुझे लग रहा है कि आपका ख्याल है शायद हो सकता था, तो पंजाब जो सूबा आपका 12 करोड़ का सूबा है, बाकी आपके 3 सूबे 10 करोड़ के हैं, आप समझते हैं उस मुल्क में सदारती निज़ाम चल सकता है जिसमें एक सूबे की आबादी 12 करोड़ और बाकी तीनों मिला के 10 करोड़ हो, तो पंजाब से जिसको चाहेंगे बना देंगे? आप समझते हैं फेडरेशन इस तरह कायम रह सकेगी और ये सिस्टम ठीक होगा? मैं तब सदारती निज़ाम की वकालत की है मैंने। जस्ट मुझे ऐसा एहसास हुआ है, फील हुआ है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, उसमें ब्लैकमेल नहीं, मैं कह रहा हूँ ये हाइब्रिड जो है कि वज़ीर आज़म को जहाँ जरूरत है मजबूत करने की, हर वक्त इंस्टेबल ही ना हो, अनस्टेबल ही हो हुकूमत कि हर लेजिस्लेशन अपनी परफॉर्मेंस से खुद को मजबूत करे ना, डिलीवरेंस से मजबूत करे ना, वो डंडे से कानून के उससे वो करने की बजाय अपने आप को पार्लियामेंट को लेकर चले, वो डिलीवर करे लोगों के लिए, मतलब पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर है ना कि हर वक्त डिस्क्वालीफाई कराता फिर सर उनको। आप तो मार्शल लॉ चाहते हो सर, मैं चाहता हूँ अकाउंटेबिलिटी हो, प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा तो मार्शल लॉ नहीं है कि माजी में इसलिए मार्शल लॉ आए थे। बिल्कुल अकाउंटेबल है यहाँ प्राइम मिनिस्टर। सर वो 6-6 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते, वो कहाँ से अकाउंटेबल हैं सर? जेलों में यहाँ 5 प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं इस वक्त जो जेलों में होके आए हैं। अकाउंटेबल और कौन होता है? ना फौजी होता है, ना सरकारी अफसर होता है, ना कोई मीडिया भी नहीं होता। आजकल मीडिया को इस बड़ी नशिस्त में बिठाने के लोगों को बहुत आदत हो गई है। मैंने आखिर एतजाज साहब को मैंने जज्बाती तारीफ दी। बहुत सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।